हेलो गाइस, ये कहानी है ड्यून मूवी की। भविष्य में साल 10,191 इंसान अब पृथ्वी से निकलकर सौरमंडल के और अन्य ग्रहों पर रहने लगे हैं। हर ग्रह एक देश की तरह बन चुका है जहां रास्ता ही चलती है और अलग अलग घराने के लोग उन पर राज करते हैं। इन सभी घरानों पर राज करने वाला एक और घराना है हाउस ऑफ कोरिनो, जिसके एम्परर यानी सम्राट का नाम सद्दाम है और उसके पास सर्टुगन नाम की एक बहुत बड़ी आर्मी है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। अब कहानी शुरू होती है रैकिस नाम के प्लेनेट से, जिसके रेत में मिलांस नाम का स्पाइस पाया जाता है, जिसे कंज्यूम करने से लंबी उम्र और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है और इसकी मदद से इंटरस्पेस ट्रेवल भी किया जा सकता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से मिलांस ड्यून यूनिवर्स का सबसे कीमती खनिज बन जाता है। ये खनिज सिर्फ अरेकिस पर ही पाया जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को फ्रेमिन कहा जाता है। फ्रेमिन लोगों की आंखें इस खनिज के रेगुलर यूज की वजह से नीली पड़ चुकी होती हैं। जिस प्लेनेट पर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, वहीं फ्रेमिन लोगों ने अरेकिस पर जिंदा रहने की कला सीख ली होती है। अब नैरेटिव वॉइस के रूप में चैनी हमें बताती है कि किस तरह काफी समय से हाउस ऑफ हार्कनेंस के लोग स्पाइस निकालने के लिए वहां माइनिंग का काम कर रहे हैं। फ्रेमिन लोग उन्हें वहां से भगाने की काफी बार कोशिश करते हैं, पर उनके जंगी हथियारों के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाते। लेकिन एक दिन एम्परर के ऑर्डर पर हार्कनेंस के लोग उस प्लेनेट को छोड़ देते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे प्लेनेट कैलेडेन पर, जो हाउस ऑफ एटेडीज का घर है, जहां इस कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल भी रहता है। पॉल हाउस ऑफ एटेडीज का वंशज है, जो अपनी मॉम जेसिका के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। बेसिकली जेसिका एक विच क्लैन बेनी जेसरेट से बिलोंग करती है। ये क्लैन सभी दूसरे प्लेनेट्स को सपोर्ट करता है। जेसिका अपने बेटे पॉल को बताती है कि कई साल पहले बेनी जेसरेट्स को एटेडीज की सेवा में लगाया गया था, जिसे उसके पिता लेटो लीड कर रहे थे। पर जेसिका को उनसे प्यार हो गया और फिर पॉल का जन्म हुआ। इन विचेस के पास काफी सारी पावर्स होती हैं, जैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेना और किसी का भी माइंड कंट्रोल करके उससे अपना काम करवा लेना। यहाँ पर जेसिका पॉल को भी अपनी तरह जादुई पावर्स को कंट्रोल करना सिखा रही होती है। जहाँ पॉल अपनी माँ जेसिका से कहता है कि काफी टाइम से उसे कुछ सपने आ रहे हैं, जिसमें उसे हर बार एक नीली आंखों वाली फ्रेमिल लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चैनी ही होती है। इसके बाद अगले दिन एम्परर का एक मैसेंजर आता है और वो लेटो को बताता है कि अब उसे हार्कनेंस की जगह रैकिस पर स्पाइस निकालने का काम दिया गया है। इस बात को सुनकर लेटो के एडवाइजर गर्नी और टूफिर को शक होता है, लेकिन ऑर्डर्स तो एम्परर की ओर से आए थे, तो इसलिए लीडो बिना सवाल जवाब किए अपनी अंगूठी में लगी मोहर से अपनी मंजूरी दे देता है। वहीं जेसिका की नजर एम्परर की एक पावरफुल विच हेलेन पर पड़ती है, जो काफी समय पहले जेसिका की एक टीचर हुआ करती थी। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एटडीज के सेनापति डंकन को देखते हैं। डंकन वहां सारी अरेंजमेंट कर रहा होता है, जिससे वो अरेकिस पर जाकर वहां का मुआयना कर सके और फ्रेमेंस को एटडीज से बात करने के लिए रेडी करे। आगे बातों ही बातों में पॉल डंकन को बताता है कि उसने अपने विजन्स में उसकी मौत होते हुए देखी है, जिस पर डंकन उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो तुम फिक्र मत करो। इसके बाद पॉल अपने पिता लेटो के पास जाता है, जहां लेटो उसे बताता है कि एम्परर हमसे जलता है और इसलिए वो चाहता है कि हम एरेकिस पर जाएं और हमारी लड़ाई हार्कनेन से हो जाए, ताकि हम दोनों ही कमजोर हो जाएं और स्पाइस की पूरी माइनिंग उसके हाथों में आ जाए। इसी वजह से उसने डंकन को अरेकिस पर भेजा है, जिससे हम फ्रेमिन से दोस्ती कर सकें, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हमारी मदद करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गर्नी पर, जो पॉल को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि वे दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एनर्जिकल शील्ड बना लेते हैं, जिससे उन पर कोई वार नहीं होता है, और वार होता भी है तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्रीडी प्राइम यानी हार्कनेंस के प्लेनेट पर, जहां रेविन अपने मालिक बैरन से शिकायत करते हुए कहता है
कि एम्परर ने स्पाइस की माइनिंग का सारा काम एटेडिस को दे दिया है, जिस पर बेरेन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, ये हमारे लिए ही अच्छा है। फिर हमें कैलेडेन प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहां हेलेन पॉल से मिलने आई होती है। हेलेन को पॉल के विजन्स के बारे में पता चल चुका होता है। वो पॉल से उसका हाथ एक बॉक्स में रखने को कहती है, जिससे पॉल को काफी पेन होने लगता है। बेसिकली ये पॉल के लिए एक टेस्ट होता है, क्योंकि हेलेन को ऐसा लग रहा था कि पॉल ही वो मसीहा है जिसकी बातें सारे ब्रह्मांड में हो रही हैं। जब हेलेन वहां से जाने लगती है तो वो जेसिका को रास्ते में जाते हुए बताती है कि अगर ये वही मसीहा है तो उसके ऊपर काफी मुसीबतें आने वाली हैं। इन सभी बातों को पॉल दूर खड़े होकर सुन लेता है, तो जेसिका उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि कैसे वो मसीहा सारी बुराइयों को खत्म करके ब्रह्मांड में शांति लेकर आएगा। इसके बाद एटेडिस का एक बड़ा काफिला अरेकिस की ओर निकल जाता है और देखते ही देखते उनकी सारी माइनिंग की टीम अरेकिस पर पहुंच जाती है। वहां कई सारे फ्रेमिन्स पॉल को देखने आए होते हैं और वे सभी उसे अपना मसीहा समझ रहे होते हैं। जहां पर जेसिका पॉल से कहती है कि जरूर हेलेन ने उन तक ये खबर पहुंचाई होगी कि तुम यहाँ आने वाले हो। जिसके बाद ये सारे एटेडिस वहाँ की रेतीली जमीन से निकलकर एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं, जिसके साथ ही लेटो अपने लोगों से माइनिंग का काम जल्दी से शुरू करने को कहता है। इसके बाद हम पॉल को देख पाते हैं, जो वहाँ की धरती पर घूम रहा होता है और वहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग को देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ कई बड़े बड़े सैंड बॉम्ब्स पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई लगभग 400 मीटर तक होती है। और उनकी खास बात यह है कि ये आवाजों को सुनकर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उन्हें अपना खाना समझकर खा जाते हैं। इससे बचने के लिए फ्रेमेंस इस तरह रेत पर चलते हैं जिससे रेगिस्तान की प्राकृतिक आवाजों की नकल होती है और ऐसा लगता है जैसे मानो हवा रेत को हिला रही हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दीवार में से एक हंटर कोट निकलकर पॉल को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक हार्कनेन का आदमी था, जिसे उन्होंने काफी टाइम पहले दीवार में छुपा दिया था। दूसरी तरफ हेलेन बेरेन के पास आई होती है और वो बेरेन से एटेडिस पर हमला करने को कहती है और उसे बताती है कि इस लड़ाई में एम्परर की आर्मी उसकी मदद करेगी। पर इसके अलावा वो एक और बात कहती है कि जेसिका और उसका बेटा पॉल हमारी प्रोटेक्शन में है, तो उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन बेरेन अपने एडवाइजर से उन दोनों को भी मारने को कहता है। अब उधर डंकन वापस आ चुका होता है और वो उन्हें बताता है कि इस प्लेनेट पर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फ्रेमेंस रहते हैं, जहां वो ऐसे ही एक कबीले के सरदार स्टीलगर की मुलाकात लेटो से करवाता है। लेटो उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उससे वादा करता है कि उन्हें अब किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन स्टीलगर उनसे अपना काम खत्म करके वहां से वापस जाने को कहता है। इसके बाद डंकन सभी को अपने गिफ्ट दिखाता है जो उसे फ्रेमिन से मिले हैं, जैसे एक कंपास, एक सैंड कॉम्पैक्टर और एक स्टील सूट, जिनके बिना डेजर्ट में जाना बहुत खतरनाक है। आगे हम लेटो को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ अरेकिस की उस जगह पर जाता है जहां माइनिंग का काम हो रहा होता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हार्कनेस जो पहले यहाँ माइनिंग का काम किया करते थे, वो मशीनों का बहुत बुरा हाल करके गए हैं। मशीनों की इतनी खराब कंडीशन देखकर लेटो एम्परर की अपॉइंट की हुई मीडिएटर काइंस को बुलाता है, जो खुद भी एक फ्रेमिन होती है। वो उन सभी को एक स्टील सूट देती है जिसमें ऐसी तकनीक होती है कि वो शरीर से निकले हुए पानी को फिल्टर करके दोबारा उसे पीने लायक बना देती है। वो उन सभी को बताती है कि फ्रेमिन इसी सूट के इस्तेमाल से अपनी जान डेजर्ट में बचा पाते हैं। इसके बाद ये सभी उस मशीन के पास पहुंचते हैं जो माइनिंग का काम कर रही होती है, जहां काइंस उन्हें कुछ ड्रोन दिखाती है और उनसे कहती है कि ये ड्रोन वॉर्म को स्पॉट करने में हमारी मदद करते हैं ताकि उनके हमला करने से पहले मशीन को वहां से हटाया जा सके। लेकिन तभी उनकी नजर एक सैंड बॉम्ब पर पड़ती है जो सीधा उनके मशीन की ओर आगे बढ़ रहा होता है, तो इसलिए वे लोग एक कैरियल को बुलाते हैं, मगर उसका एक एंकर टूट जाने की वजह से वो कैरियल उस मशीन को नहीं उठा पाता है। तो लेटो सभी लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत अपना हॉप्टर जमीन पर उतार देता है
पॉल भी उनकी हेल्प करने के लिए वहां जाता है, और तभी उसे विजन्स आने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो उन्हीं में खो जाता है। गरनी वहां जाकर उसे वापस कॉप्टर में लेकर आता है, जिसके बाद पहली बार उन्हें वो विशाल कीड़ा वहां दिखाई देता है, जो देखते ही देखते उनकी माइनिंग मशीन को निगल जाता है। अब ये सभी वापस अपने बेस पर लौट कर आते हैं, जहां लेटो काइंस को मशीन की खराब हालत के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर हमने जल्दी से स्पाइस की प्रोडक्शन को शुरू नहीं किया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन काइंस उससे कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आगे डॉक्टर यूए पॉल को चेक करता है, जहां वो कहता है कि शायद स्पाइस के अंदर जाने की वजह से कोई एलर्जी हुई होगी। मगर तभी पॉल अपनी मॉम जेसिका को अपने विजन्स के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि इस बार उसने फिर उस लड़की को देखा जो उसे मारने की कोशिश कर रही थी, और उसे वहाँ एक क्रेस्ट नाइफ भी दिखा, जिसे फ्रेमिन लोग एक पवित्र हथियार मानते हैं। विजन्स में वो जेसिका के एक बेबी को भी देखता है, जो उसकी छोटी बहन आलिया होती है, जिसे हम जरूर ड्यून के अगले पार्ट में देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सेल्यूसास क्यूंडिस पर। ये वो जगह होती है जहां एम्परर वादे के अनुसार अपनी आर्मी बेरिन को दे रहा होता है, जिसे लेकर वो एट्रेडिस पर हमला करने जाता है। दूसरी ओर डॉक्टर यूए पॉल और लेटो को कुछ दवाइयां देता है, जिससे उन दोनों को नींद आ जाए और वो आराम से सो सके। पर लेटो की आंख खुल जाती है, जहां वो अपनी एक मेड को घायल पड़े हुए देखता है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक निडल आकर उसे लगती है, जो उसके शील्ड को भी तोड़ देती है और उसे बेहोश करने लगती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये काम उसी के डॉक्टर यूए का है, जो अपनी वाइफ को हार्कनेन से छुड़ाने के लिए उनके साथ मिल चुका है, जिसके लिए डॉक्टर यूए लेटो से माफी भी मांगता है और उसकी अंगूठी लेकर उसे पॉल तक पहुंचाने का वादा करता है। इसके बाद वो उसे एक नकली दांत लगाते हुए कहता है कि इसमें जहर भरा हुआ है, और वो जब बेरन से मिले तो वो इस दांत को पीस दे, जिससे ये जहर हवा में मिल जाएगा और बेरन वहीं मारा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है लेटो की आर्मी पर, जहां उन्हें हार्कनेन के हमले का पता चलता है और वो उनका जमकर मुकाबला करते हैं। वो लोग लड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर बेरिन की आर्मी के आगे नहीं टिक पाते, जहां पर डंकन भी सभी से लड़ते हुए पॉल को बचाने जाता है। पर वो देखता है कि पॉल वहां नहीं है, तो वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉल और उसकी मॉम जेसिका को बेरिन के लोगों ने पकड़ रखा होता है, जो उन्हें सैंडवर्म के एरिया में फेंकने जा रहे होते हैं। वहीं जेसिका एक बैग को नोटिस करती है, जिस पर डॉक्टर यूए के क्लेन का साइन बना होता है। जिसके बाद पॉल और जेसिका अपनी पावर्स का यूज करके उनका माइंड कंट्रोल करने लगते हैं और उन्हें आपस में लड़ाकर सेफली नीचे आ जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बेरिन की आर्मी ने पूरे शहर को तबाह कर दिया होता है और वो रात बिताने के लिए एक टेंट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यूए बेरिन से अपनी वाइफ को छोड़ने को कहता है, लेकिन वो उसको भी मार डालता है। इसके बाद बेरिन लेटो की उड़ जाता है, जहां लेटो सही मौका पाकर उस दांत को पीस देता है और अपने मुंह से जहरीली हवा निकालता है, जिससे लेटो तो मरता ही है और उसके साथ साथ बेरिन के सभी आदमी भी मारे जाते हैं। इसके बाद बेरिन के कुछ आदमी उस गैस को साफ करने आते हैं, जहां वो देखते हैं कि बेरिन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की तरफ एक दीवार से चिपका हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉल पर, जहां उसे डॉक्टर यूए के बैग से अपने पिता की अंगूठी मिलती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके पिता अब मर चुके हैं। और तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि वो उस फ्रेमिन लड़की के साथ मिलकर एम्परर की आर्मी से लड़ रहा है, जिससे उसे लगता है कि ये शायद भविष्य में होने वाली वॉर के साइन हैं। वो जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि डंकन उन्हें ढूंढते हुए वहां आ चुका है और वो उन्हें बताता है कि यूए के बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी था, जिसे ट्रैक करते हुए वो उनके पास आ सका, और साथ ही काइंस भी उनकी मदद के लिए रेडी हो गई है। जिसके बाद ये सभी लोग काइंस के अड्डे पर आते हैं, जो असल में एक टेस्टिंग स्टेशन होता है। काइंस उन्हें बताती है कि यहाँ इस प्लेनेट को रहने लायक बनाने के लिए काम हो रहा था, पर स्पाइस की खोज होने के बाद इस रिसर्च को बंद कर दिया गया। यहाँ पॉल कहता है
कि वो अपने पिता के कहे अनुसार फ्रेमिन को ढूंढकर उन्हें अपने साथ मिलाएगा ताकि वो मिलकर एम्परर से लड़ सकें। आगे हम देखते हैं कि बेरन के आदमी उन्हें ढूंढते हुए वहां आ चुके हैं, जहां डंकन उन्हें रोकने के लिए अकेले ही उनका मुकाबला करता है और पॉल के विजन के मुताबिक उन्हें बचाते हुए वहीं मारा जाता है। इसके बाद वे दोनों काइंस के साथ एक टनल में जाते हैं, जहां वो उन्हें एक हॉप्टर के पास भेजकर खुद बाकी सभी परम वंश यानी घरानों को इसकी जानकारी देने के लिए निकल जाती है। वो एक डिवाइस की मदद से वॉर्म को अपने पास अट्रैक्ट करती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उस वॉर्म पर सवारी करने के लिए रेडी हो रही थी, पर तभी बेरन के लोग वहां आ जाते हैं और इससे पहले कि वो उसे मार पाते, वो वॉर्म काइंस के साथ साथ उन सभी को भी निगल जाता है। इधर पॉल और जेसिका हॉप्टर में बैठकर आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोग उनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वो एक रेतीली तूफान में घुस जाते हैं। हालांकि वो उनसे तो बच जाते हैं, पर उनका हॉप्टर क्रैश हो जाता है। अगले सीन में हम बेरन को एक ट्रीटमेंट लेते हुए देखते हैं, जहां रेविन उसे आकर बताता है कि पॉल और जेसिका एक सैंडस्टॉर्म में मारे जा चुके हैं, जिसे सुनकर बेरन बचे हुए सभी फ्रेमिन्स को भी मारने का ऑर्डर देता है ताकि आगे से कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इधर पॉल और जेसिका हॉप्टर से मिले स्टील सूट को पहन लेते हैं और डंकन के दिए कंपास की मदद से फ्रेमिन्स के कबीले की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां वो वॉर्म से बचने के लिए फ्रेमिन्स की तरह चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो वॉर्म्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने से नहीं रोक पाते और तभी एक वॉर्म उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वे दोनों काफी तेज भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो उन्हें निगल पाता, अर्थवर्म अचानक से रुक जाता है और एक थंपर की आवाज सुनाई देती है। ये वही डिवाइस था जिसकी मदद से काइंस ने वर्म को अपने पास बुलाया था, जिसे सुनकर वर्म उसकी तरफ चला जाता है, जहां थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद कुछ फ्रेमिन्स उन्हें घेर लेते हैं और पॉल को पता चलता है कि ये वही कबीला है जिसका सरदार स्टीलगर सिटी में उनसे मिलने आया था। पॉल और जेसिका के वॉर्म से बचने के तरीके को देखकर वे सभी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और सभी को लगता है कि शायद ये वही मसीहा है जहां पॉल पहली बार चैनी से मिलता है, पर वो उसे अपने विजन्स के बारे में कुछ नहीं बताता। स्टीलगर उन दोनों को अपने कबीले में शामिल करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वहीं स्टीलगर के एक साथी जेमिस को उन पर जरा भी विश्वास नहीं होता। वो उनसे कहता है कि वो मेरा थंपर था जिसने उन्हें उस वॉर्म से बचाया और अगर ये सच में वही मसीहा है तो इसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। जहां पॉल उससे मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाता है, पर तभी उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो देखता है कि उसे अपने अंदर के मसीहा को जगाने के लिए पुराने पॉल एट्रेडिस को मारना होगा। लेकिन तभी चैनी वहां आती है और उसे अपना क्रिस्ट नाइफ देती है। ये सेम वैसा ही नाइफ होता है जिसे उसने अपने विजन्स में देखा था। चैनी उससे कहती है कि मैं तुम्हें कोई मसीहा नहीं मानती और ये क्रिस्ट नाइफ इसलिए दिया है जिससे तुम्हें एक योद्धा की मौत मिले। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहां पॉल बार बार उस पर काबू करके उसे हार मानने को कहता है, पर तभी स्टीलगर कहता है कि ये लड़ाई किसी एक के मरने के बाद ही खत्म होगी। ये सुनकर जेसिका कहती है कि पॉल ने आज तक किसी को नहीं मारा है, जहां पॉल को उन विजन्स का मतलब समझ आता है जो उससे पुराने पॉल एट्रेडिस को बुलाकर उस मसीहा को जगाने को कह रहे होते हैं। जिसके बाद पॉल बिना देर किए उसी नाइफ से जेमिस को मार डालता है और उसे खत्म करने के बाद पॉल उन सभी को अपने इरादे बताता है, जहां वो उनसे कहता है कि मैं आप लोगों की मदद से एम्परर को हराकर उसके आतंक को इस पूरे ब्रह्मांड से खत्म करना चाहता हूँ। जहां वे सभी उसकी बात मानकर उसे अपने कबीले में शामिल कर लेते हैं और थोड़ा आगे चलने के बाद वो एक फ्रेमिन को एक वॉर्म पर सवारी करते हुए देखता है, जहां चैनी उससे कहती है कि ये तो बस एक शुरुआत है और इसी प्रकार ये कहानी यहीं खत्म होती है।